बच्चों लोग हम लोग जेईई मेन के 2024 के पेपर को एनालाइज करना स्टार्ट कर चुके हैं और उसी के सीक्वेंस में आपके सामने 30 जनवरी के पेपर का जो पहला शिफ्ट था यानी मॉर्निंग सेशन था उसका पेपर है। तो देर नहीं करते हुए हम लोग इसके पेपर को एनालाइज करते हैं और इसके ट्रेंड को देखते हैं ताकि आने वाले पेपर्स का एक एनालिसिस हो पाए कि कैसा पेपर आने वाला है। और जो जेईई मेन का जो सेशन 2 हो रहा है उसके बारे में हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि उसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है ताकि एक बेटर आउटकम आपके सामने आ सके विथ लेस एफर्ट। बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग पेपर के एनालिसिस पे। आपके सामने पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्टेंट पार्टिकल है जो बेसिकली एसिड क्लोराइड है। इसमें डाला गया है H2PtBSO4 और बोला गया इस रिएक्शन का नाम बताना है। तो ये बेसिकली एनसीएल का नेम रिएक्शन से लिया हुआ है और इस रिएक्शन का नाम होता है रोजरमन रिडक्शन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो 4 होगा करेक्ट। और इसका जो आउटकम बनने वाला है ये बनने वाला है बेंजल्डिहाइड, यानी सी हट के एच लग जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लेवल हम जज करते हैं, इसको हम इजी बोल सकते हैं क्योंकि एनसीआर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। इवन आपके बोर्ड में भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, यानी बोर्ड से भी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड फेलिन टेस्ट नहीं देगा, यानी आपसे बोला गया है इसमें कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो ध्यान देना जितना भी मोनोसैकेराइड शुगर होता है सबका सब रिड्यूसिंग होता है, नहीं सबका सब फेलिन टेस्ट देगा। जितना भी डाइसैकेराइड शुगर होता है सबका सब रिड्यूसिंग होता है, सारा फेलिन टेस्ट को देने वाला है। अब डाइसैकेराइड में कुछ एक्सेप्शन होता है, क्या होता है, सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज, ये दो ऐसे डाइसैकेराइड्स हैं जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, यानी ये फेलिन टेस्ट को रिड्यूस नहीं करेगा। और जितना ही पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग, यानी फेलिन टेस्ट को नहीं देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन 3 में सुक्रोज लिखा हुआ है और सुक्रोज क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, यानी फेलिन टेस्ट को ये नहीं देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया हुआ है, लेवल इसको हम इजी बोलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए, जेईई मेन आपको बोनस की तरह क्वेश्चन दे रहा है। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। तो चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके सामने एक रिएक्टेंट पार्टिकल है। इसमें जो ब्रोमीन लगा हुआ उसमें डाला हम Mg डाई था, तो ये क्या होगा, यहाँ पे गिरनार्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी फर्स्ट स्टेप में गिरनार्ड बनने वाला है MgBr। फिर क्या होगा, चलो इसमें क्या करेंगे हम लोग, CO2 का जब अटैक करेंगे तो CO2 के कार्बन सेंटर पे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे गिरनार्ड का जो नेगेटिव पोलरिटी है यहाँ से अटैक कर लेगा और वाटर NH पर से करने के बाद इस सिस्टम में COH जुड़ जाएगा एज एसिड की तरह, यानी बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में डालेंगे NH3 प्लस हीट, तो क्या होता है, तो ये बनेगा अमाइड, यानी बन जाएगा बेंजामाइड। बेंजामाइड के बाद क्या डाला गया बच्चों लोग, अमाइड बनने के बाद इसके बाद क्या डाला गया है, Br2 प्लस KOH, यानी कौन सा नेम रिएक्शन होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड। Br2 प्लस OH माइनस, यानी हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड। यानी क्या होगा, इसमें आपका ये CO हटा करके बीच में NH2 को लिंक कर दोगे, यानी बन जाएगा आपका सिस्टम में एनालीन। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मल्टीपल रिएजेंट यूज करके बस इसको लिंक किया गया है। तो अगर आप थॉरली आपको रिएजेंट्स पता है तो क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए। इस क्वेश्चन का लेवल मैं रखूंगा मीडियम, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट को बस लिंक किया गया है, पर सारा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस है तो क्वेश्चन इजीली आपसे बनना चाहिए। तो आपका जो फाइनल वर्ड होगा इस क्वेश्चन का, ये बनेगा ऑप्शन 1, यानी बनेगा एनालिन। ठीक है, ध्यान रखो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है अलाइलिक हैलोजन। तो अलाइल पोजीशन किसको बोलते हैं बच्चों लोग, तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल का जो पोजीशन होता है इसको बोलते हैं हम अलाइल पोजीशन। अब देखो कि कहाँ डबल बॉन्ड के जस्ट अगले पोजीशन में आपके पास हैलोजन जुड़ा हुआ है। और ऑप्शन देखोगे तो 3 में डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, यानी इस ऑप्शन में आपके अलाइलिक पोजीशन में हैलोजन आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या था, आपको अलाइल पोजीशन का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपको अलाइल पोजीशन का मतलब अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में चलो आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा कंपाउंड या आयन जो होगा मोस्ट स्टेबल होगा। तो ध्यान देना, इसमें कुछ कटायंस है कुछ अनायंस है। तो ध्यान देना, आपका जो थर्ड कटायन है, थर्ड है एरोमेटिक। आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, तो ये एरोमेटिक आयन है। तो एरोमेटिक आयंस आर क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। तो इन सारे आयंस में आपका जो थर्ड वाला होगा होगा हाईली स्टेबल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेंट्स बोथ डायमेटिक आयंस। तो ध्यान ना, आपको सिंपली बस कॉन्फ़िगरेशन से देखना है। और आप देखोगे थर्ड वाला ऑप्शन, तो थर्ड में कॉपर +1 है, जिंक +2 है। तो कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d10, और जिंक +2 का क्या होता है, सेम होगा d10। अब d10 में क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन पेड फॉर्म में होने वाला है। तो सारा पेड अगर पेड फॉर्म में होगा तो ये सिस्टम जो होगा, यानी ये सेट के क्या होगा, ये सारा आपका दोनों आयन क्या होगा, डायमेटिक होगा। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, तो इसको इजी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों लोग, आपके सामने एल्निन है, उसमें अगर हम रिएजेंट ए यूज करेंगे तो बनेगा BDC, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और हम इसमें रिएजेंट बी डालेंगे तो बनेगा ऑरेंज रेड डाई फॉर्म करता है, ऑरेंज रेड डाई का फॉर्मेशन होता है। तो बोला गया है कि आपका ए और बी को पहचानना है। तो सिंपल बात है कि BDC फॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे Na2+HCl, Na2+HCl। तो Na2+HCl कहाँ मिलेगा हमको, ऑप्शन 2 एंड 4 मिलने वाला है। और BDC बनने के बाद ऑरेंज डाई कब बनता है, जब उसमें आप डालते हो फिनॉल। तो बेसिकली एक कपलिंग रिएक्शन होगा, और ये BDC जो है पारा पोजिशन में अटैक करेगा और इस तरह का एक डाई फॉर्म करता है जिसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, इसका मतलब ए होगा Na2+HCl और बी होगा फिनॉल सिस्टम इन बेसिक मीडियम। तो आपका जो ऑप्शन 2 है ये होगा करेक्ट। क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसको इजी से मीडियम में डाल सकते हो, बस दो कॉन्सेप्ट को लिंक किया गया है। क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी बेस है। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ध्यान बच्चों लोग, आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है और बोला है इसका स्ट्रक्चर कौन सा मैच करेगा। तो 3 मिथाइल पेन 2 इन अल पे आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड के सेकंड पोजीशन में अल्कीन होगा और थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल होगा। तो अल्डिहाइड के कार्बन को आप 1 दोगे, 1 2 3, ठीक है, 4 5। तो यहाँ देखना, ये जो मैं ऑप्शन 2 में मार्क कर रहा हूँ, इसका 2 पे अल्कीन है और 3 पे क्या मिथाइल है। यानी आपका इसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपका जो 2 होगा, ये 2 होगा, ये होगा करेक्ट। ठीक है, तो बस आपको देखना है, सिंपल नेमिंग का क्वेश्चन था, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आपसे क्वेश्चन इजीली बनना चाहिए। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ बोला हुआ है द ग्रुप नंबर ऑफ अनियम क्या होगा। ध्यान ना, अनियम जो है ये 1 1 1 ट्रिपल 1 का एलिमेंट होगा। तो जब भी ध्यान देना, आपको एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बता रहे हैं कि जब भी आपके पास 100 से आगे जो भी एलिमेंट होता है उसका ग्रुप नंबर पता करने का सिंपल तरीका रहेगा। अगर वो देखना, आपका जो सेकेंड फर्स्ट डिजिट को छोड़ दो, पहले डिजिट को छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको फोकस कर लो। ठीक है, जैसे बोलेंगे आपका एटॉमिक नंबर अगर बोलेंगे 109 है, तो फर्स्ट को छोड़ दो, बाकी दोनों को फोकस करना है। अगर बोलेंगे 113 है, तो आप क्या करना, फर्स्ट को छोड़ दो, बाकी सबको फोकस कर लो। तो लास्ट जो 2 डिजिट होता है डायरेक्टली बताइए देगा आपको ग्रुप नंबर। सिंपल सा ट्रिक है। तो यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर क्या होगा, 11। यानी आपका जो ऑप्शन 1 होगा वो होगा करेक्ट। तो ये आपके सिंपल डी ब्लॉक या बोल सकते पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है। 100 से ऊपर के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, उसका IPC नेमिंग, उससे क्वेश्चन लिया हुआ था। ये क्वेश्चन इजी लेवल का है और आपसे इजीली बनना चाहिए। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे।
क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ध्यान ना, अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड को तो आपके पास इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है। एल के अंदर में 6 वाटर मॉलिक्यूल इसमें लिंक होता है और ऐसा कुछ बनता है। तो इसमें चूंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा, इसका जो ज्योमेट्री होगा ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, यानी ऑप्शन 2 होगा, ये होगा आपका करेक्ट। एनसीईआरटी पी ब्लॉक में लिखा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑल्दो ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में डिलीट, मतलब नया नीट और जेईई के सिलेबस में इसको हटा दिया गया था, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि जो डिलीटेड पोर्शन सिलेबस उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ टॉपिक को आपको रीड कर लेना है। तो जो एनटीए सिलेबस को जो हटा चुका है उससे भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उस टॉपिक को आप पढ़ लोगे, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप उसे बना लो। ठीक है, कैसे पढ़ोगे? तो बस एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ लेना है, ज़्यादा उसमें जाने का, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कि क्वेश्चन जो भी आ रहा है वो एनसीईआरटी बेस ही है। ठीक है, तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आपका स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है यहाँ पे। चलो, फॉर हाइड्रोजन एटम 3p3d आर डीजेनरेट। तो ध्यान ना, हाइड्रोजन एटम क्योंकि इसमें सिंगल ड्रोन सिस्टम है, और सिंगल ड्रोन सिस्टम में होता क्या है, जो एनर्जी होता है वो बस एन पे डिपेंड करता है। जब एन पे डिपेंड करता है तो 3s 3p 3d सबका एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और बोला है डीजेनरेट ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी स्टेटमेंट 1 2 दोनों सही है, पर जो 2 है वो 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपके पास देखोगे ऑप्शंस में, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बहुत है करेक्ट, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो ये आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये होगा करेक्ट। तो ध्यान देंगे, डीजेनरेट का मतलब ही होता है ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑफ इक्वल एनर्जी। तो ये बस आपको ये टर्म समझ में आना चाहिए था। क्वेश्चन का लेवल इजी था, बहुत फंडामेंटल लेवल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप बेसिक लेवल पे ही पढ़े हो चीज़ों को तो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आपको बस अपने अंदर बिलीव रखना है, जो पढ़े उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो लास्ट मोमेंट का जो आपके अंदर का जो बिलीव है वही आपको एग्जाम को एक्सेल करने में आपको हेल्प करने वाला है। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ध्यान बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, एक टर्मिनल अल्काइन है, उसमें डालेंगे सोडियम। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो H है एसिडिक नेचर का होता है। अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ का H आप निकाल लोगे तो जो A है, A कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। अब उसमें बोला B हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना एक चेन जोड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 कार्बन के चेन को लिंक करना है, और अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब आपके पास उसमें एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे SN2 रिएक्शन हो सके, और उसमें कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो करेक्ट होगा थर्ड वाला, क्योंकि अपना बनेगा क्या, तो ए बना ऐसा नेगेटिव, और नेगेटिव के पास सोडियम एज ए आयनिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है, और ये सिस्टम अटैक करेगा Cl पे एज SN2, तो एक कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, तो इसको मैं मीडियम में लेवल डाल देता हूँ, मीडियम है डिफिकल्ट, क्योंकि कभी कभी सोडियम का रोल बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, और उसके बाद हमको SN2 रिएक्शन करके इस अल्काइल को अपने पास जोड़ना है। ठीक है बच्चों लोग, तभी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस में मानता हूँ ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। बच्चों यहाँ रखना, यहाँ आपके पास लेफ्ट में मॉलिक्यूल दिया हुआ है और राइट में क्या दिया हुआ है, उसका शेप दिया हुआ है। तो सिंपली बात है कि वाटर आपको बहुत सिंपल पता है कि वाटर क्या होता है, वाटर में 2 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर होता है। तो इसका ज्योमेट्रिक शेप कैसा होता है, बेंड शेप का होगा। तो बी के लिए तो 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा ना, SF4 जो होता है, SF4 में क्या होता है, एस में क्या होता है, 4 F का पार्ट F एटम जुड़ा रहेगा और एक लोन पेयर होगा। इसका शेप होता है सी शॉ, D का 1 हो जाएगा। तो D का 1 2 जगह है, और आपका B का जो 3 है वो आपके पास 1 में है। तो D का 1 और B का 3 बस देखो तो ऑप्शन 1 में है। तो आप बिना आगे बढ़े आप ऑप्शन 1 को टिक कर सकते हो। बाकी बस क्यूरियोसिटी के लिए बाकी ऑप्शन को मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो ClF3 में क्या होता है, ClF3 में होता है Cl के साथ 3F होगा, और Cl पे 2 लोन पे बचेगा। तो इसका शेप होगा बेंड टी शेप, या टी शेप बोल सकते हो। तो C के लिए 2 हो जाएगा, और A का BRF5 है,
तो BrA5 में 5F जुड़ा रहेगा और Br पे एक लोन पे बचेगा, जैसा सेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, यानी BA का हो जाएगा 4, यानी आपका जो ऑप्शन 1 था वही करेक्ट होगा। बच्चों लोग ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगर केमिकल बॉन्डिंग का आपको शेप देखने आता है, यानी आपको VAC पर थ्योरी अगर आपको क्लियर है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। इनफैक्ट आपको जब क्वेश्चन अप्रोच करते हो तो रैंडम अप्रोच करना। मैं सीक्वेंस से स्टार्ट नहीं किया, मैं डायरेक्ट देखा, मैं स्टार्ट किया कि कहीं से स्टार्ट कर चेक करते हैं, तो कहीं से स्टार्ट चेक करोगे ऑप्शन को तो आपका स्पीड फास्ट हो सकता है। तो आपको सारे ऑप्शन को मैच नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो देखो नीचे का ऑप्शन देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको स्पीड पे फोकस करना है। तो इस तरह का अप्रोच आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक असर्शन दिया हुआ है। असर्शन का स्टेटमेंट क्या है? while मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस आपका एटॉमिक रेडियस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, बट जब हम मूव करते हैं आर्सेनिक टू बिस्मथ तो रेडियस उतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको हम एनालाइज करते हैं तो पता है कि आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ में अगर ध्यान देना तो कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होता है। जैसे आर्सेनिक का अगर आप कॉन्फिगरेशन लिखो तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s2 4p3। तो डी में इलेक्ट्रॉन आ चुका है। एंटीबॉडी में क्या होगा, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। और बिस्मथ में क्या होगा, चलो जेनन 4f14 5d10 6s2 6p3। तो ध्यान देना ये जो F और D में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनका सीलिंग पुअर होता है। इसके कारण क्या होता है, आउटर मोस्ट पे अट्रैक्शन बढ़ेगा और यहाँ जो साइज क्या होगा वो डिक्रीज करता है। तो आपका जो जिस रेट से इंक्रीज करना चाहिए था उस रेट से आपका साइज इंक्रीज नहीं होता है। यानी आपका स्टेटमेंट 1 जो यानी असर्शन है सही है। रीजन बोला हुआ है फॉर अ पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस क्या होता है, जनरली इंक्रीज करता है डाउन द रूट। तो ये भी सही है कि मान लेते हैं किसी अगर इनका कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ले लें तो कोई एलिमेंट अगर हम देख लेते हैं जैसे एन पे हम +3 ले लें तो पी पे +3 अगर लेंगे तो पी का +3 स्टेट जो होता है एन के +3 से बड़ा होगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। बट जो रीजन है एसएसओ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इन दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी इसका जो आंसर होगा ये होगा 2। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसमें आपको सोचना था। इस क्वेश्चन के लेवल को मैं डालता हूँ डिफिकल्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास लिस्ट 1 में कुछ आयंस है और राइट में उसका कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है। तो Mn+2 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों लोग, तो Mn+2 का होगा आर्गन 3d5 4s2 होना चाहिए था, बट आउटर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या होगा 3d5 4s0 हो जाएगा। Mn+2 मैच करेगा 2 के साथ। B+ में क्या होता है, आर्गन 3d3 4s2 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d3 4s1 हो जाएगा। क्रोमियम प्लस में क्या होता है, क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है, तो क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1 होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो होगा 3d5 4s0 हो जाएगा। यानी से ए मैच करेगा फिर से 2 से मैच करेगा, यानी ए और सी दोनों का 2 होने वाला है, ठीक। तो ए और सी का दोनों का 2 है और बी का क्या है, बी का 1 है। आपका जो ऑप्शन 3 होगा ये होगा करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का लेवल इजी था, ये सिंपल डायरेक्ट आपके कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन से लिंक था। क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए था। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी आप बेंजीन में ऐड करते हो नैप्थलीन को तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ना। जो नैप्थलीन है ये बेसिकली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका आंसर होगा 2। तो बेसिकली आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से लिंक टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का लेवल ईजी होगा और आपसे करेक्ट होना चाहिए था। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक मिक्सचर को आप हीट कर रहे हो विद डाइल्यूट HH4 और उसमें आप ऐड करो लेड एसिड पेपर, तो पेपर आपका ब्लैक टर्न करता है।
तो आपसे पूछा है कि उस मिक्सचर में क्या होगा, तो सिंपल ये सॉल्ट एसिड का टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट एसिड के ग्रुप में कौन कौन सा आयन होता है। तो ध्यान देना, लेट सेट ब्लैक टर्न कर रहा मतलब हिंट आपको मिल रहा है कि इसमें पीबीएस का फॉर्मेशन होगा। पीबीएस फॉर्म कब करेगा, जब H2S गैस बनेगा। H2S गैस कब बनता है, जब आपके सिस्टम में सल्फाइड आयन होगा। यानी इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 2। ये सिंपल आपके लैब बेस्ड जो क्वेश्चन या जो टॉपिक ऐड हो किया है एनटीए इस बार, उससे क्वेश्चन था। और अगर आप स्कूल लैब गए होगे तो टेस्ट आप परफॉर्म भी किए होगे। इस क्वेश्चन का लेवल इजी है, सॉल्व नेसेसरी टॉपिक से उठाया हुआ है। अगर आप बेसिक भी पढ़ोगे तो भी ये क्वेश्चन आपसे सही होना चाहिए। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ध्यान देना, तो चलो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है और बोला गया है कि इनके सारे कोफिशिएंट का जो सम है उसके वैल्यू को आपको बताना है। तो ध्यान देना, इसको हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो MnO4 माइनस प्लस आई माइनस, अगर बेसिक मीडियम होता है तो एनसीडी के अकॉर्डिंग Mn जाता है MnO2 में और आई जाएगा IO3 माइनस में। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करें तो यहाँ पे +7 स्टेट है, यहाँ +4 स्टेट है, तो यहाँ पे 3 का गेन होगा और यहाँ -1 से +5 में जाएगा तो क्या होगा, 6 का लॉस होगा। लॉस गेन को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर तो यहाँ 2 होगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे आपके पास 3 नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव क्या है, यहाँ पे नेगेटिव 1 है। तो नेगेटिव बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H ले लोगे और आपको H को इक्वल करने के लिए आप वाटर ले लो, तो वाटर 1 H2 लेंगे तो आपका H बैलेंस हो चुका है, साथ में O भी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब जितना भी कोफिशिएंट इसमें इन्वॉल्व है सारे का हम सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 2, ये 2 होगा, यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कितना होगा 5 + 2 1 और यहाँ पे 1, ये लेफ्ट यहाँ पे 4 हो चुका है। तो 5 + 4 का सम क्या होगा, यानी सारे इंटिटी का कोफिशिएंट का सम निकालना था ना। तो यहाँ पे बेसिकली 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो सारे का सम क्या होगा, तो सारे का सम हो जाएगा 9। तो आपका 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल आपके बैलेंसिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस आपको अगर बैलेंसिंग आता है तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लेवल को मैं मीडियम रखता हूँ। ठीक है, बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में वाई एक्सिस में प्रेशर दिया हुआ किलो पास्कल में और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब में, और बोला है आपको इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना है इन जूल में। तो ध्यान देना, सिंपली हमको क्या करना है, ये जो ट्रायंगुलर साइक्लिक प्रोसेस है इस ट्रायंगल का हमको एरिया पता करना है। तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर देते हैं। बस क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली हमको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो बेस BC है, BC क्या होगा, तो यहाँ पे 30 - 10 क्या होगा 20 डेसीमीटर को आप मीटर क्यूब में चेंज कर दो तो बाई 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस जो AB इसका जो हाइट है, हाइट भी क्या होगा 20 होगा, बट यहाँ पे चूंकि आपका किलो पास्कल उसको पास्कल में चेंज कर दो तो इंटू 1000 कर देना, ये 1000 कैंसिल कर लेगा। तो आपका जो आंसर होगा 200 क्या होगा, जूल होगा। इसका आंसर होगा चलो 200। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था। बस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी साइकिल प्रोसेस का जो वर्क होता है उस लूप के एरिया के इक्वल हो। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया बच्चों लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म व्हेन 2s 2p ऑर्बिटल ऑफ अ सिंगल एटम इज मिक्स्ड। है ना, 2s और 2p में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 2p में आपके पास 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ऑर्बिटल मिक्स करें तो यहाँ पे कितना ऑर्बिटल मिक्स करने वाला है, 4। तो अगर 4 ऑर्बिटल मिक्स करेगा तो आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाला है वो भी बनेगा 4, और चारों का टाइप क्या होगा, sp3 sp3। तो आपके पास 4 sp3 ऑर्बिटल फॉर्म करने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर होगा चलो 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लेवल जो है इजी से मीडियम इसको पुट कर सकते हो। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस में। बच्चों लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है
द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड लिया हुआ है एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड एट 20 सेकेंड दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया है कि आपको हाफ लाइफ निकालना है इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो ध्यान देना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस 0.04 से 0.03 का जो टाइम है ये 10 सेकेंड होगा, क्योंकि 0.04 10 सेकेंड पे था और 0.03 था 20 सेकेंड पे। तो 0.04 से 0.03 जाने पे टाइम कितना लगेगा चलो, ये टाइम लगेगा आपको 10 सेकेंड लगने वाला है। ठीक, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो अगर आप इसको देखते हो तो बेसिकली क्या है, इसको हम आसान करने के लिए इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप मान सकते हो, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या इसको आप 400 में कन्वर्ट कर दो। तो ये कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा 300 में। तो 400 से 300 जाने में हमको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे तो बेसिकली 400 का कितना पार्ट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से 100 डिक्रीज हो रहा है। तो 100 400 का कितना पार्ट है, तो 100 इज 400 का 25% है। बेसिकली आपको जो 10 सेकेंड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 25% दिया हुआ है। तो आपका जो 25% रिएक्ट करने में 10 सेकेंड लगता है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने इतना प्रोसेस किया। अब ध्यान देना, आपको अगर इस क्वेश्चन को फास्ट बनाना है तो आपको एक रिलेशन याद रखना है कि 5t हाफ एन टी 50% इक्वल टू होता है 12 टाइम्स t 25%। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा आपसे। ठीक है, और नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको बना सकते हैं इजीली। तो पहले देखते हैं कि शॉर्टकट अप्लाई करके कैसे बनाएंगे। तो आपको बेसिकली t 50% निकालना है और t 25 आपको दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 इंटू टी 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 हो चुका होगा। तो टी 50% कितना होगा चलो, तो 120 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, यानी हो जाएगा 24 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन अप्लाई करोगे के T2 माइनस T1 ln R एट टाइम 1 डिवाइडेड बाय R एट टाइम 2। तो यहाँ पे के 20 माइनस 10 कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या होगा ln ऊपर होगा 0.04 नीचे होगा 0.03, यानी हो जाएगा ln 4/3। अब के इंटू 10 इक्वल टू ln 4/3, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको के मिल जाएगा, के आप निकाल लोगे। ठीक है, के निकालने के बाद सिंपली के आपका निकल चुका है। अब के निकालने के बाद क्या होगा, आप क्या करो टी हाफ के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे ln 2 बाई के। ठीक है, तो ln 2 बाई जब के अप्लाई करो तो इसका जो आंसर होगा वो नियरली 24 के पास आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेन और नीट में आ चुका है कि आपके पिछले सालों में, ऐसा नहीं क्वेश्चन नया है। अब देखोगे तो नीट के बुक में क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो रिलेशन मैं डिराइव कर दिया हूँ, रिलेशन आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन आपका फास्ट बन सकता था। इन केस रिलेशन अगर नहीं याद है तो आप फंडामेंटल अप्रोच से जाओ, तो भी क्वेश्चन आपके नियर अबाउट आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस में। ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ एटम इन अ सिल्वर प्लेट हैविंग एरिया दिस इन थिकनेस दिस इज। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिल्वर का पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो एरिया पता है और थिकनेस पता है, मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका एरिया होगा 0.05 और थिकनेस हो गया 0.05, तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक, अब क्या करना है मेरे को, इस वॉल्यूम और डेंसिटी, या डेंसिटी दिया हुआ है तो मेरे को वेट पता करना है, इतने में कितना वेट होगा सिल्वर का। तो सिंपली क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे डेंसिटी से, तो आपके पास हो गया 25 इंटू 10.9 इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा आपका ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम निकाल लेंगे। अब हमको पता क्या करना है, अब हमको पता करना है कि इसमें कितना एटम होगा
तो एटम के लिए पहले हम मोल निकालेंगे, तो मोल कैसे निकलेगा, तो 25 इंटू 7.9 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 108, ये हो जाएगा मोल ऑफ सिल्वर। अब मोल ऑफ सिल्वर से हमको निकालना है अगर इसका नंबर कितना होगा, तो नंबर कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, इंटू कर देंगे हम लोग Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ये टर्म अगर आप देखोगे ना, ये टर्म से आपके पास आ जाएगा, ये दोनों मिलके आएगा 10⁻19 बना देगा। बेसिकली आपको कैलकुलेशन क्या करना है, तो बेसिकली आपको कैलकुलेशन करना है दिस और दिस डिवाइडेड बाई दिस का कैलकुलेशन करना है। तो ये जो वैल्यू आएगा नियरली इक्वल टू आता है 11.01 इंटू 10⁻19 आएगा। तो यहाँ पे जो 10⁻19 पावर ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो नियरली क्या होगा, यहाँ पे 11 आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल ये क्या था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, और कैलकुलेशन आप थॉरली करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस में। इस क्वेश्चन बोला हुआ, चलो द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर द फिक्स एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को जनरली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लेवल का बात कर ले तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का, इसका पोटेंशियल का जो मॉड होता है एक काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चलो डबल होता है। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसका जो होगा रेशियो निकालो, तो अगर हम साइन को इग्नोर करते हैं, ठीक, तो पोटेंशियल बाय काइनेटिक का रेशियो क्या होगा, ये होगा 2। ये हर लेवल के लिए ट्रू है, हर लेवल के लिए ट्रू है, लेवल 5th हो 6th हो कहीं भी हो, ये आंसर 2 ही होगा। तो अगर ये आपको रिलेशन पता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनने वाला है। बस चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। तो चलो इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि 250 ml का के पास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट लिया हुआ है, ऑफ मोरिटी दिया है 0.35 मोलर इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ रिक्वायर्ड इन ग्राम। और तो पहले क्या करते हैं ना, आपको मोरिटी दिया, वॉल्यूम दिया, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मोल निकालते हैं। मोल कैसे निकलेगा, तो इस वॉल्यूम को चेंज लीटर में, तो लीटर होगा 1/4, मोरिटी कितना है 0.35, तो इतना मोल मिल गया। अब इसको सिंपली क्या करना है, इसके मोलर मास से हमको मल्टीप्लाई करना है। अब मोलर मास जो है, मोल मास निकालना है कि सोडियम एसिड का मोलर मास कितना होता है, तो हमको निकालना था वेट। तो वेट कैसे निकलेगा, तो मोल इंटू मोलर मास। ठीक, तो सोडियम एसिड का मोलर मास कितना होगा, चलो तो सोडियम का होता है 23, बस आप ऐडअप कर लो। ऑक्सीजन दोनों मिलकर कितना होगा 32 हो जाएगा, और 2 कार्बन मिलकर 24 होगा, और 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो 24 प्लस 32 प्लस दिस करोगे तो आपका जो है मोल हो जाएगा 1/4 इंटू 0.35, और मोलर मास जो हम बात कर रहे हैं तो 32 प्लस 24 ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 56 होगा, 56 प्लस 26 अगर आप देखोगे ये हो जाएगा 82, यानी इसका मोलर मास हो जाएगा 82। आप क्या करोगे, इसको 82 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो वेट निकल के आएगा, वेट निकल के आएगा 7.175 ग्राम के पास आएगा। ठीक है, इसका जो नियरेस्ट इंटीजर हो सकता है ये हो जाएगा आपका 7। तो क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल था, आपको मोरिटी दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, सिंपली आपको मोल निकालना था, और मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पे चलो, आपके सामने केएसपी दिया हुआ है। ठीक है, तो केएसपी दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि आपके पास Mg+2 आयन 0.01 मोलर है, तो किस पीएच पे ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट करेगा। तो ध्यान देना, हम लोग पहले निकालते हैं क्यूएसपी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आपको पता है कि Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन और OH का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये होगा इसका क्यूएसपी का एक्सप्रेशन। तो क्यूएसपी में आपको Mg+2 ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया 0.01 दिया हुआ है, तो आपको OH निकालना है।
और ये वैल्यू KSP से जब मैच करता है तो आपका क्या होगा, आपका PPT का कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, यानी जस्ट इस कंडीशन में PPT की तरफ टेंड करने वाला है। तो KSP का वैल्यू कितना आपके पास 10⁻12 है। तो यहाँ से देखोगे तो OH का जो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होगा इक्वल टू होगा 10⁻10 हो चुका होगा, यानी OH का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पॉइंट पे जो है POH का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो POH हो जाएगा 5। तो pH क्या होगा, तो pH हो जाएगा 14 से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 9। तो यानी इस 9 pH पे, यानी pH का वैल्यू क्या होगा बच्चों लोग 9, तो इस 9 लिमिटिंग pH होगा इस पॉइंट पे जस्ट ए 10 टू होगा PPT। ठीक है, इससे हल्का भी pH अगर आप इंक्रीज करते हो यानी OH का अमाउंट हल्का भी बढ़ता है, आपका PPT क्या होगा स्टार्ट होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा 9। तो बच्चों लोग इस सेशन का जो पेपर था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पहले वाले सेशन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, यानी अगर इसको कंपेयर करते हैं 27 जनवरी के पेपर से तो ये डिफ़िकल्ट है, बट क्या है क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और प्रीवियस जो पेपर्स हो चुके हैं लास्ट ईयर 2023, 22, 21 का पेपर से ये पेपर आपका आसान था। तो होपफुली आप लोग अच्छे से पेपर को दिए होंगे, और जो बच्चे लोग का पेपर आगे वाले सेशंस में है उनको एक एनालिसिस मिल रहा है कि आपका जो पेपर है अगर डिफ़िकल्ट हो भी रहा है तो आपके 2022-23 के पेपर के इतना डिफ़िकल्ट अभी तक नहीं हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि जो सेशन 2 होगा जेईई मेन का वो भी सेम लाइन पे ही फॉल करना चाहिए। तो आपको एक तैयारी का यानी एक पेपर का रफ आइडिया मिल रहा है कि पेपर कैसा आ सकता है फ्यूचर में, तो उसके अकॉर्डिंग अपने तैयारी को आप अलाइन करो। आप अपने बोर्ड्स, जो बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं और बोर्ड से फुल्ली फोकस हो जाओ कि कोई भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं आ रहा है। तो अगर आप बोर्ड्स में अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक जेईई में ऑटोमेटिक आप अच्छा करो। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, हम लोग मिलेंगे अगले पेपर के एनालिसिस।